दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोटिंग जारी है। लंबी-लंबी कतारें लग चुकी हैं। दोस्तों, दूसरे चरण में ममता बनर्जी का पूरा दबदबा दिखाई दे रहा है। ये जो दूसरा चरण है, इसमें महिलाएं और मुसलमान वाला जो फैक्टर है, वो बिल्कुल आंधी की तरह उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं जो देख पा रही हूँ, ये दूसरा चरण ममता बनर्जी के लिए अपर हैंड दिखाई दे रहा है। और वहीं पहले चरण में कुछ ठीक-ठाक प्रदर्शन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दूसरा चरण बिल्कुल पैर उखड़ने वाला दिख रहा है। पिछली बार दोस्तों, ममता बनर्जी के पास 142 सीटों में से, इस दूसरे चरण की 142 सीटों में से 111 सीटें थी, यानी कि 111 सीटों पर जीत हासिल की थी तृणमूल कांग्रेस ने। और इस बार भी जैसे 24 परगना, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, नदिया, हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे जिलों में टीएमसी की भरपूर लहर दिखाई दे रही है। तो आज ये जो दूसरा चरण दिखाई दे रहा है, इस पर देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या सोचते हैं, हम आपको सबकी राय दिखाते हैं, बताते हैं। आज हमारे साथ प्रेम कुमार सर हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो दूसरा चरण है, भाजपा ने अपनी पूरी जान फूंक कर रखी है। अब ये दूसरा चरण क्या कुछ कह रहा है, किधर जाता हुआ देश के वरिष्ठ पत्रकार देख रहे हैं, और इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके की हरकतें करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर भी सवाल उठने बहुत जरूरी है। तो प्रेम कुमार सर, आपको क्या लग रहा है, ये जो सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, ये क्या कह रही हैं? और ये जो दूसरा चरण है, ये बिल्कुल बंगाल का भविष्य तय करने वाला है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इन कतारों? दूसरे चरण में भी पहले चरण वाली ही प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। वोटों का प्रतिशत लगभग वही रहने वाला है, उसी गति से चीजें चल रही हैं। और आपने सही कहा, महिला वोटर महत्वपूर्ण है। हालांकि डबल एम वाला पिछले फैक्टर जो है, महिला जी और मुसलमान वाला जो फैक्टर है बंगाल में, वो दूसरे चरण में बहुत कमाल करता हुआ दिख रहा है। तो इस ये जो दूसरा चरण है, ये जी। खास तौर से इसलिए भी महत्वपूर्ण है। पिछले बार के आंकड़ों में भी देखें तो हाँ। बीजेपी से अच्छी खासी लीड लिए हुए टीएमसी के पास सीटें हैं। जी तो हाँ। बीजेपी ने पहले चरण में 2021 में अच्छा किया था, लेकिन हाँ। उसका एक कारण था। वो कारण दूसरे चरण में भी आपको इस बार कंसीडर करना पड़ेगा। वो कारण था कि लेफ्ट का वोट जो है, वो बीजेपी में टर्न हुआ था। खासकर अर्बन जो इलाके हैं, जो हिंदू बहुल इलाके बोल करके बीजेपी सनातनी वोट और हिंदू वोट करने का प्रयास करती है, वहां पर लेफ्ट का वोट जो है शिफ्ट हुआ था। तो इसके कारण कम से कम 43 सीट्स बीजेपी को लेफ्ट की वजह से मिले थे, जी और हाँ। 27 सीट्स पर लेकिन लेफ्ट। सर, वो तो भाजपा के साथ पिछली बार चला गया, जो चला गया वो चला गया। अब भी उसके बावजूद भी तो 111 सीटों पर जीत मिली थी तृणमूल कांग्रेस को पिछली बार। हाँ, इस बात को समझना जरूरी है जो हम कह रहे हैं कि लेफ्ट के कारण 43 सीट, क्षमा कीजिए, 43 हाँ। सीट्स हाँ, बीजेपी हाँ, ने हाँ। लेफ्ट के कारण जी, जीती तो थी। सही बात है। और करीब 17 सीटें और जीत जाती अगर लेफ्ट को थोड़ा और कम वोट मिलता, यानी मार्जिन से चूंकि ज्यादा मिला तो बीजेपी को वहां फायदा नहीं मिला। 17 में और मिल सकता था, लेकिन अच्छा। इस बार लेफ्ट ने पूरे दमखम से चुनाव लड़ा है। और लेफ्ट के पास चूंकि राहुल गांधी नहीं है, लेफ्ट के पास नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं है, लेफ्ट के पास ममता बनर्जी नहीं है, लेकिन लेफ्ट के पास स्थानीय स्तर पर ऊर्जावान स्टूडेंट लीडर्स हैं। और उसके दम पर इन्होंने लगभग 60 सीटों पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है लेफ्ट की दिखेगी, 60 सीट्स पर। तो ये जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, इसमें कुछ जीत भी सकती है, कुछ सेकंड रहेगी, कुछ थर्ड रहेगी, लेकिन 60 पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखने वाली है। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होने वाला है, और हो रहा है। तो नतीजों में दिखेगा, इसलिए मैं होने वाला कह रहा हूं। तो जी। ये जो नुकसान है, ये नुकसान की भरपाई बीजेपी नहीं कर पाएगी, ना तो पहले चरण में ना दूसरे चरण में। अब देखिए, जितना आपने कलकत्ता के आसपास या नॉर्थ 24, साउथ 24 परगना, ये जो इलाके हैं, इन सब इलाकों में जो हम मजदूर बेल्ट है, उन सब इलाकों में लेफ्ट का प्रभाव है। तो लेफ्ट एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में। दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें, कांग्रेस का भी नेचर इस बार डिफरेंट है, 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन इसका भी
फोकस्ड इलाके में जो प्रभाव है उसको, फर्क ये है कि लेफ्ट के कारण बीजेपी को ज्यादा नुकसान है और कांग्रेस के कारण टीएमसी को ज्यादा नुकसान है। जी हाँ। लेकिन कांग्रेस और टीएमसी में एक नेचर ये है कि इसका जो खास करके मुस्लिम वोटर है वो जीतने वाले के साथ जाएगा, इसलिए वहां पर बीजेपी के लिए कोई चांस नहीं है। लेफ्ट है, कांग्रेस है और टीएमसी है। बीजेपी के जीतने के चांस उन इलाकों में नहीं, खासकर मालदा, नादिया, इन सब इलाकों में नहीं है। यही रहेंगे तो इसमें कांग्रेस अपना कुछ स्कोर निकाल सकती है, कई जगहों पे सेकंड रह सकती है, वोट शेयर इसके बढ़ेंगे, ये सब नजर आ रहा है और दिखेगा। तो ये हमें पिछली बार 48% के करीब भारतीय टीएमसी को मिली थी, 38% के करीब भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। तो क्या लग रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया बार बार ये कह रहा है कि 2-4% इधर उधर महिला वोटर अगर प्रभावित कर लेती है भाजपा, तब तो बड़ा खेला हो सकता है। आप क्या मानते हैं? तो गोदी मीडिया इस फैक्टर पर तो बात नहीं कर रहा ना, जो मैंने बताया कि लेफ्ट का फैक्टर, कांग्रेस का फैक्टर, इस पर बात नहीं कर रहा। मोदी मीडिया इस पर भी बात नहीं कर रहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 6 सीटों क्यों कम हुई। 6 सीटें लोकसभा की कम होना यानी कम से कम लगभग 36 से 40 सीटों तक प्रभाव उसका होता है। मोदी मीडिया इस पर भी बात नहीं कर रहा है कि लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है 11 या 14 सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस को स्पष्ट रूप से जीत वाला मार्जिन वाली वोट मिले थे। 11 से 14 सीटें निकलती हुई दिख रही थी लोकसभा के हिसाब से। मोदी मीडिया इस पर भी बात नहीं कर रहा। तो केवल महिला वोट को आप डेंट लगा के उधर से इधर कर दीजिए, मैथमेटिक्स थोड़े है कि महिला वोट उछल करके यहाँ आ जाएंगी। क्यों महिला वोट आएंगी? महिलाओं के लिए बीजेपी के पास क्या अट्रैक्शन है या बीजेपी के लिए महिलाओं में क्या अट्रैक्शन है? बीजेपी ने क्या किया? 3 दिन संसद खुलकर महिला आरक्षण बिल के नाम पर जो कुछ किया गया, क्या लग रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया तो वैसे ही दिखा रहा है, आपको क्या लगता है ये 3 दिन का जो महिला आरक्षण बिल के नाम पर जो नाटक ड्रामा जो किया गया, अब उस पर क्या बंगाल की महिलाएं, क्योंकि पूरे विपक्ष को तो दिखाया गया कि वो तो महिलाओं का बहुत भयानक विलेन है, बल्कि सच्चाई क्या है वो तो सब पढ़े लिखे लोग और तमाम पत्रकार और बुद्धिवर्ग समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि क्या बंगाल की महिलाएं उस 3 दिन में महिला आरक्षण बिल के बाद जो विपक्ष को महिलाओं का विरोधी महिला आरक्षण बिल से पड़ेगा? क्या महिला आरक्षण बिल से आम लोगों की महिलाएं संसद में पहुंच जाएंगी, राज्यसभा लोकसभा में पहुंच जाएंगी? कितनी महिलाएं पहुंच जाएंगी? महिलाओं का क्या पेट भरने वाला है इस महिला आरक्षण से? संसद में कितनी महिलाएं जाएंगी? और शरद यादव जी के शब्दों में कहें तो बलकटी महिलाएं ही जाएंगी। कोई ऐसा थोड़े कि आम घर की महिलाएं चली जाएंगी, वो तो वही पॉलिटिशियंस के रिश्तेदार लोग जाएंगे। इससे आम महिलाओं को क्या मतलब है इस महिला आरक्षण से? ये एक सीधे तौर पर, और उनको क्या रोजगार मिल रहा है, उनको क्या सम्मान मिल रहा है, उनको क्या मिल रहा है? तो ये कहना, ये थ्योरेटिकली हम समझते हैं, आप समझते हैं कि महिलाओं को जब रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो उसका धीरे धीरे फायदा होगा समाज में। लेकिन जो धीरे धीरे फायदा होना है उसको एक मुश्त महिलाएं वोट डाल देंगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक एक दिन पहले ये देखिए अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपे हैं, वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ये बड़े बड़े विज्ञापन छपे हैं कि भाई भाजपा को वोट दीजिए। चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी है वो तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन क्या इस तरह के विज्ञापनों से, क्योंकि साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भाजपा अगर जीतेगी तो क्या कुछ देगी, क्या कुछ वादे हैं भाजपा के, आपको क्या लगता है इस तरह के विज्ञापन, वो भी वोटिंग से ठीक एक दिन पहले, इससे क्या प्रभावित होते हैं लोग? वोटिंग के दिन भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो चुनाव को पोलराइज कर सके। एक दिन पहले से इसकी तैयारी कर ली गई। आरएसएस ने जामिया मिलिया में दिल्ली में कार्यक्रम रखा। अब ऐसा नहीं है कि बंगाल में आचार संहिता है तो बंगाल में से बाहर से वहां प्रभाव नहीं डाला जा सकता। भाई दिल्ली में तो आचार संहिता नहीं है, वहां पर कार्यक्रम रखिए, हिंदू मुस्लिम करिए। भाई मुंबई में, महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने एक गार्ड को चाकू मार दिया तो मीडिया भी लग गई बताने की पहलगाम जैसा हुआ है, नाम पूछ करके मारा गया है, धर्म पूछ करके मारा गया है, ये पहलगाम हुआ है। जबकि पुलिस कह रही है ऐसा कुछ नहीं, इंडिविजुअल घटना है। लेकिन मीडिया भी लग गई
हिंदू मुस्लिम करने चुके, एक दिन बाद वोट होना है। अब बंगाल में हिंसा की घटनाएं थोड़ी बहुत हो ही रही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए या टीएमसी के सांसद के गाड़ी पर हमला हुआ, बीजेपी के भी प्रत्याशी पर हमला हुआ, ये कुछ घटनाएं हैं। लेकिन पुलिस फोर्स, पुलिस का अफसर, यूपी से गया हुआ अफसर वहां पहुंच करके मुसलमानों को उकसा रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, दंगाई और सांप्रदायिक भाषण दे रहा है, और तो इसको क्या कहेंगे? ये चुनाव के दिन भी ऐसी घटनाओं की बुनियाद, अभी तो घटना ये प्रगति पर है चुनाव, तो घटना सुनने को मिल जाएंगी। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यही है कि चूंकि सांप्रदायिकरण नहीं हुआ वातावरण का, इस कारण से बीजेपी रेस में नहीं है। 77 सीट उसके लिए लाना मुश्किल है। मैं तो एक कह रहा हूं कि 50 के आसपास सिमट जाएगी बीजेपी, क्योंकि उसके वोट जो हैं लेफ्ट काट रहे हैं। तो वो राम और बाम का नारा नहीं चल रहा है कि पहले राम और बाद में बाम, अब है कि बाम जिंदा रहेगा तब ही कुछ और हो सकता है। इसलिए वो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बहुत इलाकों में, पूरे बंगाल में नहीं है, लेकिन इस ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट का सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो रहा है। और बीजेपी ने कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं पैदा किया जो उसके लिए वोट दे। केवल डिविजिव पॉलिटिक्स से तो महिलाएं वोट नहीं कर देंगी ना उनको। महिला आरक्षण से मैंने कहा उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो झालमुड़ी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दूसरे चरण में। ये तो जानबूझकर प्रभाव पड़ेगा बोल के वातावरण बनाने के लिए लाया गया था, जिसका रिजल्ट भी मिलना नहीं था और न मिला। तो ये उसलिए लाया गया था कि जो चुनावी बेईमानियां हो सके, उस बेईमानियों को इस महिला आरक्षण से ढका जा सके। बोला जाता ना, हमने 10-10 हजार बांट दिए इसलिए महिलाओं ने वोट दे दिया, इसलिए जीत गए। हमने लाडली योजना लेके आए इसलिए मध्य प्रदेश जीत गए, लाडकी योजना लेके आए तो महाराष्ट्र जीत गए। बहाने ये गढ़ते हैं चुनावी बेईमानियों पर पर्दादारी डालने के लिए, इसलिए ये लाया गया है। इसका वास्तव में ये वोट में कन्वर्ट होगा ऐसा नहीं है जी। अच्छा, अभी एंटी इनकम्बेंसी का कितना आपको लग रहा है कि दूसरे चरण में असर होगा भी कि नहीं होगा? एंटी इनकम्बेंसी है, पर एंटी इनकम्बेंसी को मुद्दा बनाने की कोशिश क्या बीजेपी, जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, उसने की? शुरुआती दौर में तो लगा कि कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा का सवाल वो उठा लेंगे, लेकिन करप्शन का सवाल तो बीजेपी नहीं उठाती, जानती कि बैकफायर कर जाएगा। करप्शन का सवाल ही नहीं उठाती। करप्शन का सवाल को उठाने के लिए राहुल गांधी को आना पड़ता है। लेकिन सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, मगर क्या है कि क्या जो वर्तमान शासन है तो उसके भी बुरे दौर में जाया जाए, क्या ये जनता के सामने इतनी होगी कि लोग भाजपा को आसानी से चुन ले? वही बात मैं कह रहा हूँ कि ममता सरकार से गुस्सा है, लेकिन इनको पता है कि ममता सरकार से गुस्सा है तो भी हम ममता को तो पकड़ लेते हैं ना जब चाहते हैं। अमित शाह और मोदी को कैसे पकड़ेंगे? तो वो तो आकर के दिल्ली से राज चलाएंगे, कलकत्ता से तो राज चलना नहीं है। तो ये जो बांग्ला अस्मिता का सवाल इसीलिए ना स्ट्रॉन्ग हुआ। बंगाल से बंगाल चलेगा, कह तो दिया अमित शाह ने। फिर से पूछिए। बंगाली मुख्यमंत्री देंगे, बात बोला तो अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बकायदा पहले चरण के बाद। मोदी जी ने तो ये कह दिया कि अब हम सीधे चुनाव परिणाम जिस दिन हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, शपथ ग्रहण समारोह के दिन आऊंगा मैं। उन्होंने तो बिल्कुल फाइनल स्पीच अपनी दे दी, ऐसा लग रहा है कि जीत गए हैं बिल्कुल। जनता देख रही है ना कि बंगाली मुख्यमंत्री देने की का वादा जो इनको करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? पंजाब में भी तो पंजाबी मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी ने दे दिया। क्या भगवंत मान शासन कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? ये भी दिख रहा है सबको। दिल्ली से विभिन्न स्टेट्स में कैसे मुख्यमंत्री को राज्यसभा में भेज दिया जाता है, तो ये दिख रहा है कि कितना पावर बंगाल के मुख्यमंत्री को होने वाला है। आज तक तो कोई नाम आगे कर नहीं पाए, और ममता बनर्जी के पैरेलल में कोई नाम भी नहीं है उनके पास में। तो ये सारी बातें जनता के सामने, जनता को लगता है एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन इनको हटा के हम लाएंगे किसको? क्या उस बीजेपी को जो हिंदू मुस्लिम करता है, उस बीजेपी को जो दिल्ली से शासन करना चाहता है, तो वो जय श्री राम का भी दुरुपयोग करता है। अपनी रैली में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को लेके बीजेपी के अध्यक्ष घूमते हैं।
तो मछली को टांग करके घूम रहे हैं, इससे पहले कुछ और बोलते थे, आज कुछ और बोल रहे हैं। तो ये जो ढोंग हो रहा है जनता की समस्याओं को छोड़ करके, इस पर जनता कैसे जाएगी ममता को छोड़ के बीजेपी के पास? यही वो सबसे बड़ा वाइटल फैक्टर है कि बीजेपी के आने के कोई चांस नहीं है। जो इस तरह से मीडिया बोल रही 200 पार और 250 पार या जो भी बोल रही हो, वो मीडिया मैनेज्ड मीडिया है जो ऐसा कह रही है। लेकिन प्रेम कुमार सर, एक बात ये भी है कि बंगाल का ये इतिहास रहा है कि जो भी सत्ता से जाता है वो विलुप्त हो जाता है, और जो आता है वो लंबे समय तक राज करता है। जैसे करीब 34 साल से लेफ्ट को खदेड़ कर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, और अब क्या ऐसा हो सकता है कि ममता बनर्जी को सत्ता से हटाकर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सत्ता पर काबिज हो जाए? क्या ऐसे कोई चांसेस दिखाई दे रहे हैं आपको? कोई स्कोप है भाजपा का? देखिए, अभी तक तो बीजेपी प्रतिपक्ष में है। कोई भी प्रतिपक्ष से ही सत्ता में पहुंचता है तो चांसेस तो हैं उसके कि अपने जैसे एक नंबर जिन सीटों पर रहे, 100 से ज्यादा सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे, तो टीएमसी को टक्कर देते तो वही आए। लेकिन हमने राजनीतिक वातावरण में बदलाव का जिक्र किया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूरा एंटी इनकम्बेंसी वोट जो लेफ्ट के पास था, जो कांग्रेस के पास था, वो जाके बीजेपी में जमा हो गया था। इसलिए आइदर फर्स्ट और सेकंड मिला के वो भी 215 के आसपास है, बीजेपी भी जितना टीएमसी है। लेकिन अब जब लेफ्ट अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, तो स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आया है। तो ऐसे में बीजेपी की ताकत कमजोर हुई है, तो वो अपना अपोजिशन का पुराना रुतबा भी बरकरार रखेगी। हमें इसमें संदेह है, सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, तो सर आप अब चलते चलते ये भी बता दीजिए कि ममता बनर्जी सत्ता में वापसी करेंगी, इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है? इसका सबसे बड़ा फैक्टर खुद ममता बनर्जी हैं, जो महिला हैं, जिनके साथ महिलाएं एकजुट हैं, जो बीजेपी से अकेली लड़ती हुई दिखी और इस बात को उन्होंने एस्टैब्लिश किया, जिनका संगठन इतना स्ट्रांग है कि चुनावी मिशनरी जा करके वहां धमकी भी दे रहा है। ये नियम भी बना दिया कि 100 मीटर के दूरी तक केवल केंद्रीय पुलिस फोर्स रहेगा, केंद्रीय सुरक्षा बल रहेगा, बंगाल पुलिस को नहीं आने दिया जाएगा। फिर भी बूथ में उनकी इतनी पकड़ है कि वो सेंट्रल पुलिस से भी लड़ ले सकती है। ये मादा जो है ममता बनर्जी के पास, ये किसी और के पास नहीं है। वरना ये तो बंगाल पुलिस को हटाई चुकी थी और सेंट्रल पुलिस तो घूम घूम करके सेंट्रल पुलिस फोर्स बोल रहा है कि बीजेपी को वोट दो, ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं। यानी पुलिस का जो हिंदूकरण हुआ है या राष्ट्रवादीकरण तथाकथित रूप में हुआ है, उसको भी आप एक कैंपेनर के तौर पर उतार रहे हैं। पुलिस आपका, सेंट्रल पुलिस आपकी कैंपेनर होगी क्या? तो ये एक तरह से उकसाना है। अगर सेंट्रल पुलिस फोर्स 100 मीटर में वो बनी रहेगी और राजनीतिक दल को मन कुछ करने नहीं देगी अपनी ताकत के दम पर, तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता रिवोल्ट करेंगे और उसी वजह से हिंसा होती है और आरोप लगता है कि टीएमसी के लोग गुंडागिरी कर रहे हैं। अरे गुंडागर्दी तो वर्दी में हो रही है। अच्छा, चलिए, जनता किसके साथ है इस पर तो चर्चा हो गई, और आज लंबी लंबी कतारें दिख भी रही है, क्योंकि पोलिंग बूथों पर जितनी महिलाओं की संख्या दिख रही है उतनी ही ज्यादा मुसलमानों की संख्या दिख रही है, और तमाम लोग वोट करने के लिए निकले हैं। तो जागरूकता तो खूब भयानक है बंगाल में। लेकिन आपको क्या लगता है, जनता किसके साथ है समझ में आ गया, चुनाव आयोग किसके साथ है, ये भी आज के समय में बहुत बड़ा सवाल है। इस पर आपकी राय क्या है? अब तो जनता बोल रही है, हम लोगों को बोलने की क्या जरूरत है, प्रमाण तथ्य बोल रहे हैं। वे अगर खरगे जी कुछ बोलते हैं तो उनको नोटिस तुरंत मिल जाता है, लेकिन उल्टा टांग के सीधा कर देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री बोल रहा है, चुनाव आयोग को कुछ सुनाई ही नहीं देता है। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे का सरेंडर कर दो, नहीं तो 4 तारीख को आएगा तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। सीधे मतदाताओं को धमकी है, वो भी, उस पर भी चुनाव आयोग चुप है। वो गवैया जो है उत्तर प्रदेश से गया है, सांसद है, उसने तो सीधे सनातन के नाम पर वोट मांगा है कि वोट नहीं दोगे तो सनातन डूब जाएगा। धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है, चुनाव आयोग को सुनाई नहीं दे रहा है। तो चुनाव आयोग चीजें सुन ही नहीं रहा। आयोग भी तो कह रहे हैं कि अब की बार भयमुक्त चुनाव होगा।
और सबसे बड़ी बात यह है, जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है उसकी चर्चा अभी तक नहीं हुई, हाँ हाँ उसको हाँ हाँ थोड़ा हाँ, इंक्लूड कर मैं आ ही लेते रही थी हैं। उस पर। जी, उसको इंक्लूड कर लेते हैं। ये भी तो चुनाव आयोग क्या सुप्रीम कोर्ट खुश है कि चुनाव का वोट प्रतिशत बढ़ गया? चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ना इस बार का आम तौर पर जो पहले वोट प्रतिशत बढ़ता था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जी पहले हाँ। जब वोट प्रतिशत बढ़ता था तो हम उसको डेमोक्रेसी का मजबूत होना मानते थे, पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी के तौर पर लेते थे। और आज जब वोट प्रतिशत बढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं कि डरे हुए मतदाता कि कहीं वोट नहीं दिए तो मेरा राशन कार्ड चला जाएगा, हम घुसपैठिया हो जाएंगे, हम भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, इसलिए वोट देना है। और पॉकेट से 10,000 रुपया 15,000 रुपया खर्चा करके गुजरात से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, हम जहां गाजियाबाद में रहते हैं यहां से लोग जा रहे हैं और ये बोल के जा रहे हैं कि हम दीदी को वोट देंगे, क्योंकि अगर वोट नहीं दिए तो वोट चला जाएगा, मेरा कार्ड छीन जाएगा और वोट देना जरूरी है। और बहुत सारा मेरा परिवार में भी नाम कट गया है, तो ये नाम काटने वाला लोग जो है ये साजिश कर रहा है। ये बड़ा फैक्टर है। तो जो ये उग्र होकर के, गुस्सा होके, नाराज होके जो वोट दे रहे हैं, इसलिए वोट प्रतिशत बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये हंसने का समय नहीं है, ये दुख का समय है कि तुम डरा करके वोट प्रतिशत बढ़ा रहे हो। अरे इंसेंटिव दे के वोट प्रतिशत बढ़ाओ कि वोट दोगे तो तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिलेगा। पहले ऐसा होता था, पहले जलपान फिर मतदान, ये हर दिन का नारा होता था। मोदी जी सुबह सुबह लिख देते हैं तो पहले जलपान फिर मतदान। पिछले चरण में नहीं लिखा उन्होंने, याद कीजिए। आज भी मैं ट्वीट अभी तक देख नहीं पाया, हो सकता है लिखा भी हो। तो आज दूसरे चरण की 142 सीटों पर बंगाल में धुआंधार वोटिंग चल रही है। महिलाएं, मुसलमान, सब लोग लाइनों में लगे हुए हैं। आज क्या होने जा रहा है इस दूसरे चरण में, उस पर चर्चा कर रहे थे। शाम तक और बात करेंगे, चीजें और तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। सुबह सुबह से ही तमाम खबरें आने लग गई हैं, कहीं मशीन खराब है, कहीं वोट डालने से प्रभावित किया जा रहा है, तमाम खबरें आने लग गई हैं। तमाम खबरों पर भी बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू रहना है। इसीलिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।